हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका लेक्चर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सेकंड सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सेकंड सीरीज़ में हम क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की जो शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में उसको हल करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है मेजरमेंट, उसकी पहले 4 क्वेश्चंस को हल करते हैं। अगर आप YouTube पर पहली मर्तबा मेरी इसी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, डिफाइन the number pi and show that 2 pi radian is equal to 360 degree। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, डिफाइन द नंबर पाई एंड शो दैट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपने पाई का जो नंबर है उसको आपने डिफाइन करना है और ये भी प्रूव करना है कि 2 पाई रेडियन जो है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, द नंबर पाई, यानी पाई का नंबर जो है इसके बारे में हमने इसी क्वेश्चन में आंसर देना है। तो इसी के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, द सरकम्फेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड एट्स डायमीटर। एक सर्कल जो होता है उसका जो सरकम्फेरेंस और जो डायमीटर होता है, अगर आपको इसके बारे में इल्म हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें हमने पाई का जो नंबर है उसको डिफाइन करना है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं द नंबर पाई। इसका डेफिनेशन इस तरह है, द रेशो ऑफ अ सर्कल्स सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड पाई। जो सर्कल होता है उसका जो सरकमफेरेंस और जो डायमीटर होता है उन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है और उसी कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं पाई। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 22 डिवाइडेड बाई 7। इसका जो हिसाबी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो है 22 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ देन इक्वल टू 3.14। और इसी तरह ये दूसरे जो डेसिमल है उसको आपने पढ़ना है। एंड द डिजिट्स गो ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग। और यहाँ पर जो डिजिट्स है ये जब आप 22/7 करते हैं, 22 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह के डेसिमल्स आते हैं कि वो रिपीटेड नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता। तो जो नंबर पाई है वो सर्कल के सरकम्पेरेंस और इसका जो डायमीटर है उसके दरमियान एक रेशो है। और याद रखिए यहाँ पर जो 22 डिवाइडेड बाई 7 है, 22 यहाँ पर सरकम्पेरेंस को शो करता है और 7 इसका करस्पॉन्डिंग डायमीटर को शो करता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक सर्कल है ये वाला और इसका सरकम्पेरेंस यहाँ से इसी पॉइंट से जब हम दोबारा इसी पॉइंट की तरफ आते हैं तो ये जो टोटल जो डिस्टेंस आता है इसको हम कहते हैं सरकम्फेरेंस और ये सर्कल का एक डायमीटर है। तो इस सर्कल का जो सरकम्फेरेंस है और जो इसका डायमीटर है उनके दरमियान जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। तो उस कांस्टेंट नंबर को हम कहते हैं पाई, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7 जब हम करते हैं, तकसीम करते हैं, तो इससे 3.1415 एंड सो ऑन इसी तरह के डिजिट्स आते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने प्रूफ करना है कि 2 पाई रेडियन जो है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। सो एज वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। हमें मालूम है कि एक रेडियन जो होता है ये 180 डिवाइडेड बाई पाई के बराबर होता है। याद रखिए रेडियन और डिग्री दोनों जो है ये एंगल के यूनिट्स है, जिसमें एक रिलेशन ये है कि 1 रेडियन जो है ये 180 डिग्री, यहाँ पर डिग्री का निशान है, डिवाइडेड बाई पाई के बराबर होता है। अब इसी चीज़ को हमने दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 रेडियन एज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई पाई। 180 को जो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए थी 360 बन जाता है।
अब यहाँ पर जो डिवाइड में जो पाई है इसको हमने यहाँ से इसी साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है डिफाइन द टर्म्स एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीशन, एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन को आपने समझना है इसी तरह के जो टर्म्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एरर है, अनसर्टेनिटी है, प्रिसीशन है एंड एक्यूरेसी, आपने इसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट होगा ये एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में जो टर्म्स यूज़ होते हैं एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीशन और एक्यूरेसी, हमने इसी चीज़ को डिफाइन की। इस फोर्थ टर्म को हमने चारों टर्म्स को हमने डिफाइन करना है। तो इसके लिए जो मेन आइडिया आपके जहन में होना चाहिए वो आइडिया होगा ये एरर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट। मेन आइडिया में हम उसी टर्म को दोबारा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ जो है इन टर्म्स की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेशन के बारे में है तो यहाँ पर हम लिखे हैं डेफिनेशंस। पहला टर्म सर डेफिनेशन में है एरर। एरर को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं द डिफरेंस बिटवीन measured वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो जो हम मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा जो वैल्यू आता है, मेजर्ड वैल्यू आता है, उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसको भी कहा जाता है। और एक किसी चीज़ का जो एक्चुअल वैल्यू है वो अगर एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस आ जाता है तो हम उसको कहते हैं एरर। दूसरा टर्म है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं एन एरर अराइजिंग ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, द फॉल्टी ऑपरेटस and the environmental changes during the measurement is often called uncertainty। यानी एरर जो है, अनसर्टेनिटी जो है, ये वो एरर है जो किसी पर्सन की जो नेग्लिजेंस होती है और जो फॉल्ट ऑपरेटस जिस मेजरमेंट जिस डिवाइसेस से या जिस ऑपरेटस के ज़रिए आप मेजरमेंट करते हैं वो आपके साथ दुरुस्त ना हो, और जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो या मेजरमेंट करते हो वहाँ आपका जो एनवायरनमेंट है उसी में चेंज आने से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उस पर चेंज आता है। तो इसी एरर को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। दूसरा जो टर्म है वो है प्रिसीशन। प्रिसीशन को इसी तरह डिफाइन किया जाता है प्रिसीशन स्टैंड्स फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इन अ मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो एरर आता है उसके मैग्नीट्यूड को हम प्रिसीशन कहते हैं एंड द स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर मोर प्रिसाइज विल बी द मेजरमेंट। अगर एरर की जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो तो जो मेजरमेंट है वो मोर प्रिसाइज होगा। फोर्थ टर्म जो है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं द एक्यूरेसी स्टैंड्स फॉर रिलेटिव एरर, दिस इज फ्रैक्शनल एरर। एक्यूरेसी जो टर्म है ये रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को रिप्रेजेंट करता है, और फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को हमने मालूम करना है इसी तरह एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। यानी मेजर्ड मेजरमेंट में जो एरर आता है और आपके जो एरर आता है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके रेशो को हम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर करते हैं, और जो एक्यूरेसी है वो इसी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को रिप्रेजेंट करता है। The measurement which is more precise will have more relative error। जो मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगा उसका रिलेटिव एरर ज़्यादा होगा एंड विल बी लेस एक्यूरेट एंड वाइस वर्सा। और जब जो रिलेटिव एरर है वो ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर बात है एक्यूरेसी उसकी कम होगी, तो वो मेजरमेंट लेस एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना occurring naturally which could serve reasonable time standards। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना occurring naturally which could serve reasonable time standard। आपने उन चीज़ों जो फिनोमेना है जो कि नेचुरली रिपीट होता है और जिसको हम टाइम के यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं इसी तरह सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना
occurring naturally which could be short reasonable time standard। यानी नेचुरली जो फिनोमेना अपने आप को रिपीट करता है तो हम उसको एक टाइम के स्टैंडर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आइडिया आपके जहन में होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, रिपीटेटिव फिनोमेना अकरिंग नेचुरली। जो अगर आपको जो फिनोमेना नेचुरली जो आकर होते हैं और अपने आप को रिपीट करता है, अगर आपको इसके बारे में इल्म हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमने रिपीटेटिव फिनोमेनन को जो है इसको डिफाइन करना है कि रिपीटेटिव फिनोमेनन होता क्या है। सो एनी रिपीटेटिव प्रोसेस विच रिपीट्स एट्स आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ रिपीटेटिव फिनोमेनन। हर ओह प्रोसेस जो अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल, एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है तो हम उसको कहते हैं रिपीटेटिव फिनोमेनन। तो अब जो नेचुरल में जो फिनोमेना, नेचुरली जो फिनोमेना आती है जिसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो गए ये सम ऑफ द रिपीटेटिव फिनोमेनन अकरिंग नेचुरली विच कुड बी सो रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड आवर्स। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं नेचुरली जिसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला जो है नेचुरल पीरियाडिक मोमेंट्स दैट इज स्टार एट नाइट। जो नेचुरली जो पीरियाडिक मोमेंट होता है चीज़ों के, जैसे कि स्टार्स, रात के वक्त जो स्टार्स होते हैं मशरिक़ के साइड से उभरते हैं और मगरिब की तरफ जाते हैं, तो उसको भी हम टाइम के स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है द सन डिफरेंट पीरियोडिक डायरेक्शन मेकिंग शेडोज एट डिफरेंट टाइम्स। सन की जो शेडो जो बनाता है उसकी जो डिफरेंट डायरेक्शन होती है उसको भी हम जो है टाइम के स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सन के ज़रिए जो शेडो, जिस अजसाम जो शेडो बनाता है उस शेडो को हम फिर भी जो टाइम स्टैंडर्ड उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है ह्यूमन पल्स रेट्स, इंसान का जो पल्स रेट है उसको भी हम एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर है रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून है जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है उसकी जो रिवोल्यूशन है उसको भी हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस किलोग्राम एंड मोल। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम एंड मोल। ये हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मेजरमेंट के लिए हम 2 यूनिट्स किलोग्राम और मोल जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं इसी तरह, 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस किलोग्राम एंड मोल। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, चीज़ों की जो मकदार होती है उसके लिए हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम एंड मोल। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किलोग्राम और मोल ये 2 यूनिट्स हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस या अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़। यानी अगर आपको अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में इल्म हो कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ कितना होता है और कहाँ पर जो किस क्वांटिटी को हमने कितना लेना है, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन रीज़नेबल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीज़न। रीज़न में अब लिखते हैं इट इज़ यूजफुल टू हैव 2 यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस किलोग्राम एंड मोल। ये करामत है कि हम जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है उसके लिए 2 यूनिट्स किलोग्राम और मोल को इस्तेमाल करें। और क्यों इस्तेमाल करें, बिकॉज किलोग्राम मेजर द क्वांटिटी ऑफ लार्ज अमाउंट। किलोग्राम जो है ये वो यूनिट है जो हम लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज़ को जब मेजर करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन लार्ज अमाउंट कैन ईजिली बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ किलोग्राम। जब हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, उसके अमाउंट जब ज़्यादा हो तो हम उसको किलोग्राम के मदद से जो है इसको मेजर कर सकते हैं।
and the unit mole is used when we deal about the amount of atoms or molecules in gases and vapors. और जो दूसरा यूनिट यानी मोल जो है ये हम उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम एटम्स या मालिक्यूल्स की जो अमाउंट है गैसेस में और वेपर्स में उसको मेजर करते हैं तो हम फिर मोल को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स के समझ आते होंगे। दोबारा आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।